बाढ़ बारिश के सीजन में राज्य में चांदीपुरा वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक राज्य में चांदीपुरा वायरस से मरने वालों की संख्या 38 तक जा पहुंची है और 100 से अधिक मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य के करीब 14 जिलों में इस वायरस का संक्रमण दिखाई दे रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार लगातार सतर्क है और जगह जगह जागरूकता अभियान चलाकर कीटनाशकों का छिड़काव कर रही है। अब तक 1 लाख से अधिक घरों का सर्वे किया जा चुका है। जगह जगह कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है और लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया जा रहा है। मच्छर से बचाव के लिए प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। केंद्रीय टीमें भी गुजरात के दौरे पर हैं और जगह जगह इस मामले में जांच कर रही हैं। इस वायरस के संक्रमण से जो पीड़ित बच्चे हैं उनको 48 घंटों में इलाज के दौरान रिपोर्ट में अगर खुलासा हो जाए कि यदि वायरस का संक्रमण है तो इलाज ठीक ठाक ढंग से हो पाता है और 48 घंटों में अधिकांशतः मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार के लिए यह वायरस एक चुनौती बना हुआ है। राज्य सरकार इसको निपटने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन तमाम प्रयास अभी तक निरर्थक नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। शंभू बॉर्डर को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने को कहा है और कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों से कहा है कि कमेटी में कौन कौन से सदस्य होंगे उनके नाम सुझाएं। कोर्ट 1 हफ्ते बाद इस मामले में अगला सुनवाई होगा। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कोर्ट नहीं चाहता है कि पंजाब और हरियाणा के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद हो या लड़ाई हो। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि किसानों से बातचीत करने के लिए क्या कोई मंत्री मौके पर गया था, क्या बातचीत की पहल की गई थी या नहीं की गई थी। आखिर किसान भी इस देश के नागरिक हैं। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग इतने दिनों तक बंद कैसे रह सकता है। यातायात को देखभाल करने की जिम्मेदारी पुलिस की है और सरकार की है। सरकार इस मामले में कदम उठाए। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और कहा था कि 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाए, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। अब देखना होगा इस कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप के साथ गोपाल कृष्ण। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय छिनने से नाराज मंत्री नागर सिंह चौहान के तेवर अब ढीले पड़ रहे हैं। कल दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद उनके तेवर कुछ ढीले दिखाई दे रहे हैं और नागर सिंह चौहान दिल्ली से कल देर रात भोपाल लौटे और भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीएम हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद जी भी मौजूद रहे। इस बैठक में गोपनीय रूप से चर्चा हुई, जिसको कि अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इससे पहले नागर सिंह चौहान ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए उसमें अपने आप को विधायक अलीराजपुर कहा था। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब वो मंत्री पद छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय उनके पास अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय बचा है। वन और पर्यावरण विभाग हाल ही में शामिल हुए और मंत्री बनाए गए रामनिवास रावत को दे दिया गया है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। बीजेपी में कांग्रेस के मंत्रियों को इस तरह से तवज्जो मिलने को लेकर बीजेपी में निश्चित तौर पर कई नेता परेशान हैं और नाराज भी हैं, मगर पार्टी फोरम पर ये नाराज़गी व्यक्त भी कर चुके हैं। मगर नागर सिंह चौहान ने ये नाराज़गी सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हुए इस्तीफा तक देने की धमकी दी थी। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। श्रावण मास में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ने लगा है। सावन के पहले सोमवार को बाबा दरबार में 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने हाजिरी लगाई। वहीं सावन मास के दूसरे दिन करीब 1,60,000 श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। श्रावण मास में काशी वासियों को मंदिर प्रशासन ने एक बड़ी सौगात भी दी है। काशी वासियों के दर्शन पूजन के लिए वहां पर एक
अलग द्वार की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच काशी वासियों को स्पर्श दर्शन कराया जा रहा है। वहीं शाम 4 से 5 के बीच में काशी वासियों के लिए सुगम दर्शन की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन से काशीवासी लगातार मांग कर रहे थे कि काशीवासियों को बिना लाइन में लगे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए प्रवेश दिया जाए और उनको सुगम तरीके से बाबा का दर्शन कराया जाए। मंदिर प्रशासन ने इस पर काफी विचार और मंथन के बाद यह निर्णय लिया कि श्रावण मास में श्रद्धालुओं की सुविधा और खास तौर से काशी वासियों की सुविधा के लिए मंदिर में काशी वासियों के लिए एक अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था की जाएगी और इसी को असली जामा पहनाते हुए मंदिर प्रशासन ने सावन के सोमवार के बाद से ये व्यवस्था लागू कर दी है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि सावन के सोमवार और विशेष पर्वों को छोड़कर काशी वासियों के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए अलग द्वार की व्यवस्था रहेगी और उन्हें सुगम तरीके से दर्शन पूजन कराया जाएगा। मंदिर प्रशासन की इस पहल का काशी वासियों ने स्वागत किया है और प्रशासन का आभार जताया। वहीं मंदिर प्रशासन से जारी आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन ही इस व्यवस्था के तहत 1307 काशीवासियों ने बाबा का सुगम दर्शन किया और उनका जलाभिषेक किया। मंदिर प्रशासन की ओर से की गई इस व्यवस्था से काशीवासियों में काफी राहत दिख रही है। इसके लिए काशीवासियों को काशी में निवास का प्रमाण का कोई भी प्रमाण वहां पर जो सिक्योरिटी में तैनात लोग हैं उनको दिखाना होगा और सीधे प्रवेश मिलेगा। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में लगातार भारी बारिश का कहर जारी है। ऐसे में मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से बारिश का सिलसिला जारी है उसको लेकर लोगों से भी कहा गया है कि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। समुद्र के किनारे भी लोगों को जाने के लिए मना किया जा रहा है क्योंकि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। आईएमडी ने मुंबई और ठाणे के इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बीच बीच में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठ रहा है। आपको नज़ारा दिखा रहे समुद्र के किनारे का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग समुद्र के किनारे मौजूद है लेकिन दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में जिस तरीके से मुंबई में मौसम का मिजाज बदला है उसको लेकर आईएमडी की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। अगले 24 घंटे में मुंबई में भारी बारिश की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। झारखंड में बीजेपी जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारी में एड़ी चोटी का पसीना एक कर रही है, अमित शाह जी के कार्यक्रम के बाद पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता लगातार बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के सामने बड़ी समस्या भी आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी समस्या एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर है, क्योंकि 2019 में आजसू और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार अगर आजसू जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, जिस तरह की जानकारियां मिल रही है कि अगर एजेएसयू ने 8 से 10 सीटें पार्टी से मांग दी तो पार्टी के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पार्टी ने अंदर ही अंदर 5 से 6 सीटें आजसू को देने का मन बनाया हुआ है। लेकिन आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो और अमित शाह या केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जो है उसके बीच में लगातार जो है बातें चल रही है और पार्टी यही उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का या फिर भविष्य में अगर कोई इस तरह की समस्या आती है तो उस समस्या का निदान जो है वो निकाल लिया जाएगा। दूसरी तरफ एक बड़ी समस्या का इशारा जो है वो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और सरयू राय जिस तरह से बार बार मिल रहे हैं और सरयू राय का मोर्चा जिस तरह से नीतीश कुमार के जेडीयू में विलय करने की बात चल रही है, ऐसे में अगर जेडीयू ने 5 से 6 सीटें मांग दी तो फिर बीजेपी के लिए कठिनाई खड़ी हो जाएगी। अब देखना होगा कि बीजेपी सीट शेयरिंग से जुड़े हुए इस मुद्दे को कैसे हल कर पाती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रेलवे का अब तक करीब अगर सिंगल लाइन की बात की जाए तो महज 150 किलोमीटर का ही विस्तार हो पाया है।
करीब 4 ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं, रावघाट परियोजना से लेके अन्य परियोजनाएं, जो करीब 900 किलोमीटर के विस्तार का रूप दे सकती हैं। लेकिन कुछ इसमें परियोजनाएं आज़ादी के पहले से लगभग चल रही हैं और कुछ आज़ादी के बाद से चल रही हैं, लेकिन ये परियोजनाएं आज तक अभी न तो पूर्ण रूप ले पाई और ना ही संचालित किया जा सका। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद इसमें कितनी गति आती है और छत्तीसगढ़ के लोगों को इस रेल परियोजना का सीधा फायदा कब तक मिल पाता है। छत्तीसगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए मनोज सिंह। बिहार विधानसभा के सत्र शुरू होते ही केंद्रीय बजट एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। विपक्ष ने जहां केंद्रीय बजट में बिहार को पर्याप्त हिस्सेदारी न मिलने को लेकर सरकार को घेरा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है और इसी कड़ी में कांग्रेस विधायकों ने झुंझुना लेकर केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने बचाव करते हुए साफ तौर पर कहा कि अब तक का सबसे बेहतरीन बजट बिहार के हिस्से में मिला है। वहीं दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा तेजस्वी यादव के लापता होने का, इसके जवाब में भाई वीरेंद्र ने अपनी बातें रखी। भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव इलाज कराने गए हैं, ये उनका निजी मामला है और ऐसी स्थिति में एनडीए नेताओं को सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर इन दोनों मुद्दों पर बिहार विधानसभा में काफ़ी देर तक हंगामा और प्रदर्शन चलते रहा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बिहार में इंडिया गठबंधन के तरफ से एनडीए सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। सदन से लेकर सदन के बाहर तक हंगामा किया जा रहा है। सदन में विपक्षी पार्टियों का जो मांग है कि पेपर लीक का जो मामला है उस पर सरकार बोले, अपराध पे बोले, कानून व्यवस्था जो गड़बड़ है उस पर बोले। कल बजट पेश हुआ है, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला है, विशेष पैकेज नहीं मिला है, ऐसा विपक्ष का कहना है। उस पर बोले और नीतीश कुमार जो है इस्तीफा दे, क्योंकि उनकी मांग रही है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने जो है विधानसभा घेराव की कार्यक्रम किया और वो बोरिंग कैनाल रोड से लेकर के बोरिंग रोड चौराहा से होते हुए विधानसभा घेराव का एक कार्यक्रम था, जिसमें यूथ कांग्रेस का ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में दिल्ली से ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवासन, वो भी आए हुए थे, लेकिन बोरिंग रोड चौराहा पे पुलिस ने उनको रोक लिया और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे यूथ कांग्रेस के, उनकी जबरदस्ती करने के बाद लाठीचार्ज भी हुआ। श्रीनिवासन को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन ये जो कांग्रेस की मांग थी, इसमें सिर्फ कांग्रेस थी, इसमें कोई इंडिया गठबंधन के लाइज पार्टनर नहीं थे। कांग्रेस का ये यूथ कांग्रेस का ये घेराव का प्रोग्राम था और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस ने बनाया था अपराध को लेकर के, कानून व्यवस्था गड़बड़ को लेकर के, विशेष राज्य का दर्जा बजट में नहीं मिला उसको लेकर के, तमाम जो मुद्दे हैं उस पर घेरने की कोशिश सरकार को, चाहे बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसको घेरने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी। अब लेकिन देखने वाली बात है कि ये जो कोशिश कांग्रेस कर रही है इसमें कितना सफल होती है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। सावन महीने में देश में कई सारी कावड़ यात्राएं निकलती हैं। ऐसी ही एक कावड़ यात्रा इंदौर में गोलू शुक्ला पिछले 22 सालों से निकालते आ रहे हैं। चूँकि इस साल गोलू शुक्ला विधायक बन चुके हैं और उनके हारे हुए विधायक कांग्रेस के पिंटू जोशी ने इस बार की कावड़ यात्रा के पोस्टर पर नाराज़गी जाहिर की है। पिंटू जोशी का आरोप है कि गोलू शुक्ला ने अपना फ़ोटो बड़ा और शिवजी का फ़ोटो छोटा लगाया है, साथ ही पैरों में उनका स्थान दिया है। पिंटू जोशी का कहना है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची है और महापौर से उन्होंने शिकायत की है कि इस तरह के पोस्टर शहर में से तुरंत हटाए जाएं और गोलू शुक्ला इसके लिए माफ़ी भी मांगे। अब पोस्टर के जरिए ही सही, लेकिन हारे हुए उम्मीदवार पिंटू जोशी बीजेपी के विधायक को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों सनातन को लेकर भी कांग्रेस और भाजपा में खींचतान चलती आ रही है। कौन बड़ा सनातनी, यह तय करना मुश्किल हो रहा है। शहर में कई सारे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस राजनीति कर सकती है, लेकिन उन सबको छोड़कर इस तरह के धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करना कहां तक उचित है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट पेश किया।
लोगों को लग रहा था कि इस बजट में मिडिल क्लास फैमिली पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, सभी सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से युवाओं, गरीबों और महिलाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, लेकिन कुछ लोगों को यह बजट रास आई है तो कुछ लोगों को यह बजट पसंद नहीं आया। जहां इसको बीजेपी ऐतिहासिक बजट बता रही है तो वहीं विपक्ष इसको कहीं ना कहीं खाली खोखा बता रहा है। अब ऐसे में आम जनता की बजट को लेकर क्या कुछ राय है? लोगों का कहना है कि इस बजट में मिडिल क्लास फैमिली को कुछ भी नहीं मिला है। मिडिल क्लास को इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कर दिया, 50 से 75,000, इस पे 25,000 पैदा हो गया और उसको टैक्स रेट में अलग किया है स्लैब में। ओके, वो पिछले का साल का बेहतर किया है ये साल में। ओके, थोड़ा कंसेशन दिया है। ये मीन्स अभी पहले क्या है 4 लाख के 6 लाख तक 5% देने का था, अभी 5 लाख से 7 लाख तक 5% देने का है टैक्स। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं इस बार के बजट में जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, लोगों को बजट पसंद नहीं आया। आप इस बजट में क्या कुछ बदलाव चाहते थे? बदलाव तो नहीं बोल सकता मैम, बट पता नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। ये सरकार जब से आई है तब से चीज़ें महंगी, सब काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, इनकम नहीं, हर चीज़ मतलब बढ़ते जा रही है। क्या ये बजट उम्मीदों पर खरा उतरा है? नहीं, ये सब कुछ भी उम्मीदों पे खड़ा उतरा नहीं। हम युवा है, हम यूथ है, ये जनरेशन के लिए कुछ सोचना चाहिए था उनके लिए। आप बजट बढ़ा रहे हो, मिडिल क्लास फैमिली क्या करेगी? बजट खाली खुर्ची बचाओ बजट है और नथिंग एल्स। तो यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो आमतौर पर लोगों के अलग अलग राय हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो खाका तैयार किया गया है, जमीनी स्तर पर क्या कुछ हकीकत नजर आने वाला है। कल निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया सदन में और हम यहाँ पटना में मौजूद हैं। दुकान पे कुछ महिलाएं जो हैं, लड़कियां शॉपिंग कर रही हैं और एक निर्मला सीतारमण एक महिला है, उन्होंने बजट पेश किया और महिलाएं जो होती है अपने घर की वित्त मंत्री कही जाते हैं। हम जानना चाहेंगे वो कितनी खुश हैं इस जो बजट पेश हुआ है उससे कितना खुश है। जो बजट है बिल्कुल मिडिल क्लास के लिए तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मिडिल क्लास को ही था। ना टैक्स स्लैब बढ़ा है, फिर अगर एक आदमी जो कमाता है, जितना भी कमाता है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, जैसे 10 लाख 12 लाख 15 लाख, तो वो इन्वेस्ट करता है। आजकल मोदी जी भी कितना, मोदी जी या अमित शाह सब प्रमोट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। वो लोकसभा में भी बोलते हैं कि ये बजट शेयर खरीदो, ये भाग जाएगा। अब जब ये आपने प्रमोट कर दिया, लोग इन्वेस्ट भी करने लगे, बहुत जागरूकता भी हो रही है। आप देखो सारे ऐप्स, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे वो ग्रो हो, सब पे आप देखिए ये नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी उन्होंने टैक्स में क्या कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 10 से 12.5% बढ़ा दिया। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? कि कोई फ़ायदा नहीं ना। अब लोग ना ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। और फिर आप देखो पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट वही का वही है, घटते ही जा रहा है हमेशा। तो आई थिंक मिडिल क्लास के लिए देयर इज़ नथिंग, कुछ भी इसमें नहीं है जो कि एक मिडिल क्लास को रिलीफ दे सकता है। तो आपने सुना, हम पटना के एक दुकान पे हैं और वहाँ पे महिलाएं हैं, शॉपिंग कर रही हैं। महिलाएं कुछ नहीं है, बोल रही हैं कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया है सरकार ने। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए जो